पनाहगाह। अलीपुर पहुंचकर वो अपनी तमाम गुज़श्ता तकालीफ को भूल गया। उसने महसूस किया जैसे वीरानी खत्म हो गई हो और वो फिर से एक हैसियत से मालिक हो गया हो। एली, 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 चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। एली, दादी अम्मा चिल्ला रही थी। तेरा दिल लग गया था वहां लाहौर में? तौबा, इतनी दूर तने तनहा न जाना। ना भाई, मैं तो नहीं चाहती तू वहां अकेला जाए। एली, एली, अर्जुमन चिल्ला रहा था। तुम आ गए? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम चले जाते हो तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। असिस्टेंट ना हो तो बेचारा हेड क्या करे? बड़ी चीज होती है असिस्टेंट। हाँ, तुम नहीं जानते दफ्तरों में उसकी हैसियत क्या होती है। और फिर यहाँ एंकर एंडी ऑफिस है। आ गए बाबू, रजा ने अपनी लंगड़ी टांग को घुमाते हुए कहा। आओ बैठो, अब तो कॉलेज वाले बन गए हो, बाबू बन गए तुम। एली, जमील उसे देखकर मुस्कुराने लगा। आओ ऊंची गली में आओ, वहां आज लाला जी ने गुलाब जामुन बनाए हैं। आओ। तू आ गया एली, सईदा ने अपना खुशबूदार दुपट्टा सर पर लेते हुए कहा। आजा, आज रात को चोर सिपाही की बाजी लगेगी, आएगा ना तू? हाँ हाँ, एली ने कहा। जरूर आऊंगा। एली, अब तो कॉलेज के ठाठ है ना? हकीम साहब उसे देखकर तंजन मुस्कुराए। चौधरी ये सुनकर बोला, क्या फर्क है हकीम साहब, ये तो जैसे पहले था वैसे ही अब है। वही रजा की दुकान, वही ताश की गड्डी। चचा अजमत रुक गए। क्या कहा चौधरी? ताश की गड्डी? ताश खेलने के अलावा इन लंडोरों को आता ही क्या है? अल्लाह आपका भला करे। रजा हंसा। यही मैं कह रहा था चचा अजमत। चचा अजमत ने रजा की तरफ उंगली से यूं शस्त बांधी जैसे उसे गोली का निशाना बना रहे हूं। तुमने तो लुचपने का अड्डा बना रखा है, ये दुकान तो महज एक बहाना है। हाँ, रजा हंसा। चचा जी यही बता रहा था मैं इन्हें, लेकिन इन अहमकों के समझ में आए बात तो फिर ना, बिल्कुल भुस भरे हैं ये सब। और ये एली। अलीपुर आ जाने से एली की एक हैसियत पैदा हो जाती थी। अगरचे महल्ले के बुजुर्ग बूढ़ियां अक्सर पंजे झाड़कर पीछे पड़े रहते थे, फिर भी अलीपुर अलीपुर था। और लाहौर, ला हौला वला कुव्वत, वो तो एक वीराना था, खवे से खवा छिलने के बावजूद वीराना। लाहौर का ख्याल आते ही एली घबरा जाता, उसकी पेशानी पर पसीना छूट जाता, लेकिन वो दिल ही दिल में जानता था कि उसे लाहौर जाना ही होगा। अलीपुर में रहना मुमकिन न था, फिर भी जितने दिन वो अलीपुर रह सकता था गनीमत था। है तेरी छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई क्या? दादी अम्मा उसे चौथे ही रोज घूरने लगी। अब तू वापस भी जाएगा या यहीं आवारागर्दी करता रहेगा? मैं तेरे अब्बा को क्या जवाब दूंगी? लेकिन मैं वहां बोर्डिंग में जाकर भूखों मरूं? एली को सूझी। लो, वहां तो बल्कि खाने को मेवे मिलते हैं, तेरे अब्बा कह रहे थे। उस रोज तू भी पास ही था, दादी अम्मा ने जवाब दिया। मेवे? वहां तो रोटी भी नहीं मिलती। बड़े लड़के सब कुछ खा जाते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को कौन पूछता है? पहले तो दादी अम्मा ने एली की बात का एतबार न किया, लेकिन जब उसने देखा कि लाहौर के नाम पर एली की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं तो उसे यकीन आ गया। ना भाई, मैं तो एली को बोर्डिंग में ना भेजूंगी। है अपना फिरोज जो रहता है वहां लाहौर में, फिर लड़का बोर्डिंग में भूखों क्यों मरे? नहीं भाई, मेरा एली वहां ना रहेगा कभी भी। अपना घर ना हो तो भला मजबूरी हुई, लेकिन फिरोज के होते हुए लड़के को भूखों मारना। कहकहा और नारा। फिरोज की जवानी देर से ढल चुकी थी, लेकिन उसके रुखसारों पर सुर्खी की झलक अभी तक नुमायां थी। जिस्म भरा हुआ था, चेहरा पुरवकार होने के बावजूद न जाने क्यों बेजान सा महसूस होता था। शाने चौड़े थे, चाल इस्तादा थी और जिस्म तनोमंद और मजबूत था। लेकिन इसके बावजूद फिरोज को देखकर महसूस होता था जैसे उसकी अजमत माजी से ताल्लुक रखती हो, जैसे वो गुज़श्ता जाहो हशमत और ऐशो इशरत की एक दास्तान हो। उसकी आंखों में चमक और वकार दोनों खुसूसियात बैक वक्त मौजूद थी, लेकिन उनमें एक बेनाम सी बेहिसी की झलक थी, मुबहम सी उकताहट और महरूमी। फिरोज की जिंदगी उस वीरानी और महरूमी के बावजूद मुतवाजन थी, जिसे पाबंदी औकात से खुसूसी ताल्लुक था। वो सुबह सवेरे जाग उठता, ठंडे पानी से गुस्ल करने के बाद कपड़े पहनकर चहलकदमी के लिए बाहर निकल जाता। वापसी पर चाय पीने के बाद थोड़ा सा मुताला करता और फिर खाना खाकर कपड़े उतार कर आराम करता, हत्ता कि चाय का वक्त हो जाता और चाय पीने के बाद वो फिर कपड़े पहनकर बाहर सैर को चला जाता और वापसी पर खाना खा के लेट जाता। फिरोज को बातें करने से कतई दिलचस्पी न थी, उसकी खामोशी किसी दिलखराश अलमिये की शाहिद थी। फिरोज के कमरे के करीब ही एक कोठड़ी में उसकी हमशीरा साबिरा रहती थी। वो हर वक्त चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ती रहती थी। उसके सर पर एक खाकिस्तरी रंग की चादर पड़ी रहती, जिसमें उसका सुर्खो सफेद चेहरा यूं दिखता जैसे किसी ने अंधेरी कोठड़ी में
कोयले दहका रखे हों। उसके स्याह लंबे बाल आमतौर पर खुले लटके रहते। बैठ जाओ, वो नौवारद की तरफ मुस्कुराकर देखती और बड़े अखलाक से उससे बातें करती, और फिर दफतन उसका कहकहा गूंजता, एक बेपरवाह बेनियाज पुरवकार कहकहा। वो हर तकलीफ और परेशानी पर कहकहा मारकर हंसती और नौवारद महसूस करता जैसे वो दुनियावी तफक्कुरात पर खंदाजन हो। साबिरा का चेहरा बड़ा पुरवकार और बारूब था। उसका अंदाज बेहद पुरअसर था। उस कोठड़ी के इर्द गिर्द कई एक कोठड़ियों में साबिरा की बेटियां रहती थीं। सबसे छोटी लड़की फैजा की शादी किसी सैयद से होने वाली थी जो किसी गांव में जमींदार था। सरवर का खाविंद एक मामूली दुकानदार था जिसकी दुकान लोहे के कबाड़ खाने पर मुश्तमिल थी। वो रोज हसरत ज़दा उम्मीद से खाविंद का इंतजार करती कि कब दुकान से 4 पैसे कमा कर लाए और वो हांडी रोटी का इंतजाम करे। सरवर दिन भर कपड़े धोती, बच्चों को पीटती और खाविंद को जेरे लब बुरा भला कहती रहती। बच्चे चुपचाप हैरान निगाहों से कभी माँ और कभी सीढ़ियों की तरफ देखते। एक कोठड़ी में खावर उजले कपड़े पहने कोई किताब पढ़ती रहती या सरवर के बच्चों की तरफ देखकर नाक भौं चढ़ाती। फैजा को देखकर महसूस होता जैसे वो इस घर की फर्द ना हो। उसके अंदाज में ना तो मायूसी थी और ना बेनियाजी। इस वीराने में फैजा एक सरसब्ज खित्ते की तरह थी। उसके हाथ हिना के रंग से चमकते थे, उसके होंठ मुस्कुराहट से खिले रहते थे और लबों पर किसी न किसी ढोलक गीत की धुन नाचती। जब वो ढोलक के साथ गाती तो ऐसा मालूम होता जैसे बाहर आ गई हो। ऊपर वाली मंजिल में अनवर और उसकी बेटी मीना रहते थे। एक छोटे से कमरे में अनवर चूल्हे के सामने बैठी दीवार की तरफ तकती रहती, जैसे दीवार के पार दूर, बहुत दूर न जाने क्या देख रही हो। उसकी लट झटक कर मुंह पर आ गिरती, आंखों में अनबहे आंसू छलकते और वो बार बार आह भरती और नन्ही मीना गुड़िया थामे कभी मां की तरफ देखती और कभी दीवार की तरफ। ये वो मकान था जहां लाहौर में एली को कयाम करना था। फिरोज एली का फूफा था। फूफी मर चुकी थी और अब फिरोज तन्हाई की जिंदगी बसर कर रहा था। इब्तदाई जिंदगी में वो महकमा पुलिस में अच्छे ओहदे पर फायज था, फिर शायद वो मुसलसल हुकूमत से उकता गया और उसके दिल में महकूमियत की आरजू चुटकियां लेने लगी, या शायद ये सब राग रंग और रक्स का एजाज हो। मुसलसल ऐशो तरब इंसान के दिल में निसाई आरजुएं पैदा कर देता है। बहरहाल उसे एक रक्कासा से मोहब्बत हो गई और एक रोज शराब के नशे में खुदकुशी की अमली मगर नाकाम कोशिश की वजह से वो मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और बिलाखिर जहूर उस रक्कासा के चौबारे पर जा बैठा। बाई ने कई एक साल उसकी खिदमत की, फिर बाई की अचानक मौत पर वो अपनी हमशीरा के घर आने पर मजबूर हो गया था और अब वो सब इकट्ठे एक मकान में रहते थे। फिरोज खामोशी से मेज पर बैठा रहता या चारपाई पर लेटकर माजी की याद में खो जाता। मुलहका कमरे में साबिरा बैठी तस्बीह के दाने गिनती रहती और कभी कभार एक बेनियाज और पुरजलाल कहकहा लगाती, साथ एक नारा भी, दाता। इस कहकहे में बेनियाजी और जिंदगी थी। इस नारे में जज्बा और जोश था, वकार से भरपूर जिंदगी, एहतराम से भरपूर जज्बा। ऊपर वाली मंजिल में अनवर डुबडुबाई हुई आंखों से दीवार की तरफ देखती और फिर आह भरकर कहती, एली तुम नहीं जानते, सास और नंदों ने मीना के अब्बा को हाथ में ले रखा है और मियाँ आप भी तो जाने किस मट्टी के बने हैं, उन्हें किसी बात का होश ही नहीं, राजा इंद्र बने बैठे रहते हैं। हाय एली, माँ बाप ने मुझे कहाँ झोंक दिया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते और वो उन्हें पल्लू से पोंछकर फिर दीवार की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगती। इस पर नन्ही मीना और भी सहम जाती और उसे गुड़िया का खेल भूल जाता और एली सोचने लगता, या अल्लाह ये सब क्या है, ये रोई रोई खूबसूरत औरत, वो सपने देखने वाला सुर्ख सफेद बुजुर्ग और एक दूसरे से बेखबर बेनियाज बहनें और इनके बिलकते हुए बच्चे। वो हैरान होता और फिर सोच में खो जाता। फिर दफतन साबिरा का कहकहा गूंजता और दाता का नारा बुलंद होता जैसे वो गुर्बत और उन मसाइब का जो इस घर पर मुसल्लत व मुहीत थे तमस्खुर उड़ा रही हो। फिरोज के मकान के मुत्तसिल भंगी रहते थे जिनकी लड़कियां गाया करती थीं। उनके यहाँ रोज एक ना एक तकरीब रहती, न जाने क्यों हफ्ते में 2-4 मरतबा ढोलक बजती और औरतें देर तक गाती, जिसे सुनकर फिरोज चुपचाप पत्थर की तरह चारपाई पर पड़ा रहता और साबिरा की तस्बीह और भी तेजी से चलती और अनवर के दुपट्टे का पहलू बिल्कुल ही तर हो जाता और खावर नाक सुकेड़ कर कहती, तौबा है, किस कदर चीखती हैं ये भंगने, कैसा वाहियात महल्ला है ये। और फैजा शौक से शहनशीन पर जा बैठती और उनके गीत सुनने में महव हो जाती या मशहूर होकर चिल्लाने लगती, हाय आपा कैसी अच्छी ढोलक बजाती हैं ये, हाय मैं क्या करूं।
धुंधलका। सुबह सवेरे एली मुंह हाथ धोकर कॉलेज की तरफ चल पड़ता, लेकिन न जाने क्या था उसे। जूं-जूं वो कॉलेज के करीब पहुंचता उसके दिल में हौल उठने लगते। दबी दबी घबराहट उभरती और उसे चारों तरफ से घेर लेती। कॉलेज की तरफ चलते हुए हर कदम पर उसकी हैसियत कमतर हो जाती, हत्ता कि कॉलेज में पहुंचकर वो एक ठिंगने में बदल जाता और फिर चारों तरफ बड़े बड़े गिलोर उसके गिर्द घूमते, उसे घूरते और उसका तमस्खुर उड़ाते। एली की निगाहें झुक जाती, उसका जी चाहता कि कहीं भाग जाए, दूर, बहुत दूर, जहां कोई ना हो, जहां कोई उसका तमस्खुर ना उड़ाए, कोई उसे धमकी ना दे, जहां लोग इस कदर ऊंचे लंबे और हैबतनाक ना हो। फिर न जाने क्या होता उसे, उसके गिरदोपेश एक धुंधलका सा छा जाता और वो धुंधलका उन गिलोरों को एली की नजरों से छुपा देता। उनके तमस्खुर भरे कहकहे मध्यम पड़ जाते। फिर वो देखता कि वो बाजारों में घूम रहा है, अनजाने बाजारों में, नई नई सड़कों पर। ये देखकर उसके दिल को इत्मीनान सा हो जाता, जैसे उसने अपनी जिंदगी महफूज कर ली हो, जैसे वो किसी बहुत बड़े खतरे से निकल आया हो। इसके बावजूद उसके दिल में खटक सी रहती कि वो कॉलेज में हाजिरी नहीं दे रहा, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, बल्कि आवारागर्दी कर रहा है, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। गुनाह का ख्याल आते ही उसकी निगाहों में दो हिनाई हाथ लटकने लगते और वो असर नौ मुस्तरब हो जाता। इस इस्तराब से मुखलसी पाने के लिए उसने कई एक तरीके ईजाद कर रखे थे। वो मूंगफली और रेवड़ियां खाने में मसरूफ हो जाता, लेकिन मूंगफली और रेवड़ियां ऐसी चीजें सिर्फ वक्ती मसरूफियत बहम पहुंचा सकती थी। उसने इस सिलसिले में सिगरेट को भी आजमाया था, मगर सिगरेट भी मुफीद साबित ना हुए थे। उल्टा वो तो गले में खरखरी सी पैदा करते थे, जिससे उसका इज़्तिराब और भी बढ़ जाता था। इन सब बातों से उकताकर सड़कों पर भटकते फिरने से थक कर वो किसी सिनेमा हॉल में चला जाता और 4 आने का टिकट खरीदकर 2-2.5 घंटे तक एल्मो और पेड्रो बहादुर के कारनामे देखने में खो जाता। सिनेमा हॉल का अंधेरा उसे लोगों की टटोलती हुई, जांचती हुई, परेशान कुन नजरों से महफूज कर लेता और फिर इत्मीनान से पेड्रो बहादुर का रूप धार कर वो बदमाशी को पीटता और बिलाखिर हिनाई हाथों वाली हसीना को घोड़ी पर चढ़ाकर हवा हो जाता। लेकिन सिनेमा से फारिग होकर जब वो घर पहुंचता तो वो हिनाई हाथ शयनशीन को थामे होते। झुकी झुकी निगाहों से वो उन्हें देखता और फिर चुपचाप निगाह उठाए बगैर चौबारे में जा पहुंचता, जहां अनवर चारपाई पर बैठी फजा को घूर रही होती। उसे करीब बैठे देखकर वो चौंकती। हाय एली, मेरी किस्मत ही फूट गई। क्या था और क्या हो गया? एली, उन्होंने इस कदर जुल्म क्यों किया मुझ पर? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? और वो टप टप रोने लगती। फिर साबिरा के कहकहे की आवाज सुनाई देती और वही नारा, दाता। और फिर मुत्तसिल कोठड़ियों से भंगियों की ढोलक और गीत की आवाजें बुलंद होती। लाहौर की जिंदगी अजीब जिंदगी थी। एली महसूस करता जैसे वो ख्वाब देख रहा हो और ये आलम ख्वाब चंद रोजा हो। वो धुंधलका जो उसने अपने गिरदोपेश बखेर रखा था उसके लिए किसी कदर इत्मीनान बख्श था, क्योंकि इस धुंधलके की वजह से वो दिलखराश हकायक से बेगाना रह सकता था, लोगों की निगाहों से बच सकता था। लोगों को तो हर आते जाते को निगाहों से कुरेदने की बुरी आदत थी। एली के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लोगों की निगाहें थीं। बाजार में चलते हुए उसकी समझ में ना आता था कि वो अपनी लटकती हुई बाहों को कैसे संभाले और उखड़ी उखड़ी गर्दन को कैसे कायम रखे कि लोग उसका तमस्खुर ना उड़ाएं। 4 लोगों के करीब से गुजरना या उनके पास खड़ा होना या उनसे बातें करना एली के लिए बेहद मुश्किल था। बाजार के लोग तो खैर अक्सर बेपरवाही और बेतवज्जोही से उसके पास से गुजर जाते, लेकिन कॉलेज का हर लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता और लड़कों के गिर्द उसका मजाक उड़ाते। उस जमाने में कॉलेज के लड़के भी तो अजीब से थे। लड़के मालूम ही ना होते थे, लगता जैसे बड़े बड़े जिमींदार और रईस हों जो पंचायत के इजलास पर आए हुए हों। जब वो गांव से लाहौर आते और फिर स्टेशन से बोर्डिंग तक तांगे में पहुंचते तो एक अजीब मंजर नजर आता। तांगे के पायदान पर उनका नौकर गुलाम अली, पिताया, करीमा बैठा होता, जो एक हाथ से तंबाकू का थैला, दूसरे में घी का पीपा थामे होता। चौधरी सीट पर यूं अकड़फों बैठा होता जैसे रईसी तांगा हो, एक हाथ से मूंछ मरोड़ता, दूसरे से सर खुजाता। सीट पर एक तरफ मर्तबान होता और दूसरी तरफ फर्शी हुक्का, जिसकी नए बेहद लंबी और चमकदार होती थी। उनके कद ऊंचे लंबे होते थे। उन्होंने काले अचकन और भारी भरकम शलवारें पहनी होती थी और उनके सर की पगड़ी का तुर्रा गोया तांगे की छत को उठाए होता। इसके बरक्स एली का छोटा और पुराना कोट, जो अली अहमद को उल्टाकर बनाया गया था, उसकी सस्ती मुख्तसर सी पतलून और मामूली सा जूता, ये तमाम चीजें साफ मांगे की मालूम होती थीं। और एली का छोटा कद और 15 साल की उम्र, शायद इन्हीं बातों पर कॉलेज के लड़के उसे देखकर हंसते थे।
लेकिन वो ना भी हंसते तो भी एली के लिए कॉलेज जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसके दिल पर कमतरी का एहसास मुहित रहता था, जो उसने अपनी वालिदा से विरसे में पाया था और जिसे अली अहमद के घर के बड़ों ने पाला पोसा था। गर्चे ये एहसास किसी वक्त दब भी जाता, मगर मुनासिब वक्त पर दफतन दिल के कोनों से निकलकर उस पर योरिश कर देता। उस वक्त उसकी अना की नाव डोलने लगती और फिर वो गोया हस्ती से मादूम हो जाता। ऐन उस वक्त उसके गिर्द वही धुंधलका छा जाता जो उसे लोगों की बेरहम निगाहों से महफूज कर लेता, और इस धुंधलके में घूमता घूमता वो सिनेमा हॉल में जा पहुंचता, जहां धुंधली धुंधली तस्वीर उसे अपनी आगोश में पनाह दे देती।